तो कैसे हो दोस्तों। हम बात कर रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्लास 9th का पार्ट था सिविक्स का, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। अब तक 3 लेक्चर हम देख चुके हैं जिसमें हमने काफी सारी चीजों पर डिस्कस किया है। हमने इंट्रोडक्शन देखा, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखे, पॉलिसीज कैसे ली जाती है, मेमोरेंडम क्या होता है, डिसीजंस लेने वाले कौन होते हैं, और हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वी हैव डिस्कस्ड। प्रीवियसली हमने ये भी देखा था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हमें नीड क्यों है, मतलब सरकार अगर ना हो तो क्या नुकसान हो जाएगा, वो भी हमने देख लिया। पार्लियामेंट के ऊपर बात कर रहे थे, फिर हमने गवर्नमेंट के अंदर मतलब पार्लियामेंट की नीड के ऊपर, पार्लियामेंट की 2 हाउसेस के ऊपर, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर हमने बात की थी। प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात कहूं और तुम्हें ज्ञान दूं तो हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर हमने डिस्कस कर लिया था और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हम कहां पहुंच गए थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में परमानेंट और टेम्पररी, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर पर हम कंप्लीटली पहुंच चुके थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके थे ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करता है अलग अलग पोर्टफोलियोज पे, पोर्टफोलियोज का मतलब डिपार्टमेंट्स में, सो दैट वो लोग मिलकर के उस डिपार्टमेंट को अच्छे से टेक केयर कर सकें और हेल्प कर सकें प्राइम मिनिस्टर की। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन लोगों में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, जान चुके हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं डेप्टी मिनिस्टर। इन तीनों का अगर मैं एक मिला जुला रूप देखूं तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है, जिसमें लगभग 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स तक होते हैं। ठीक, ये बात तो तुम जानते हो ऑलरेडी। इनके ऊपर होते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के ये जो काउंसिल के लोग होते हैं ये एक्चुअल में आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को गाइड करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब सिविल सर्वेंट्स। ये ऑलरेडी बातें सारी हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और इन सबको अपॉइंट करना, इनसे काम निकलवाना, ये सारा काम होता है आपके प्रेसिडेंट का, है ना, ये भी बात कर चुके हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इन सबकी एक मिलीजुली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलीजुली मतलब कैसे, कि भाई जो भी काम यहां कर रहे हैं ना, जो भी कैबिनेट का पार्ट है या फिर जो भी अलग अलग मेजर पोर्टफोलियोज लेके बैठे हुए हैं अपने पास में, दे विल कलेक्टिवली डू वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल। इन सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज दी गए हैं, लगभग 20 के लगभग बड़े पोर्टफोलियोज। इनके अंदर एक बात बहुत ही क्लियरली कह दी कि भैया कोई तो किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई किसी के काम को कुछ कहेगा नहीं। इवन जिन लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, दे कैन नॉट अपोज द प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि अपोज तो वैसे भी नहीं करेंगे, मैंने आपको क्लास में बताया था, वही तो चुन रहा है उसको। किसी पर्सन को तुम चुनो और वो तुम्हारी बुराई भी करे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसा यहां पर नहीं होता। साथ ही साथ कि किसी भी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने की परमिशन नहीं है। और साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरफेयर भी नहीं करेंगे किसी के काम में। और हाँ, ये जरूर है कि आप अपने व्यूज जरूर दे सकते हैं। लेकिन देखो एक पॉइंट है कि काउंसिल के अंदर स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। अब ये जो स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट से, अब प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का है, प्राइम मिनिस्टर तो भैया पूरे देश का है ना। तो ऐसे में कई बार ऐसा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी स्टेट से कोई भी मिनिस्टर अपने काउंसिल में बुला लेगा। अब जरूरी थोड़ी है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ठीक है, अमूमन तो ऐसा होता है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, बट हाँ कई बार कुछ प्राइम मिनिस्टर अच्छे भी होते हैं तो वो अपोजिशन वालों को भी बुला लेते हैं। तो ऐसे में हर बार इनकी बात सुनी जाए जरूरी नहीं है, बट हाँ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी दूसरे मिनिस्टर को भी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का है तो दूसरे स्टेट से भी उसको मिनिस्टर अपने साथ में रखने होते हैं। बट इनको एडवाइस दे सकते हैं केवल, ये डिसीजन में इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता, डिसीजन तो यही ले सकते हैं, दे कैन गिव जस्ट एडवाइस। ओके, तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर में और शायद तुम अच्छे से जानते भी होंगे। इसको थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं, इसको नहीं, इसी काउंसिल को और इसी एग्जीक्यूटिव का एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है
इसके पास में ऐसी क्या अथॉरिटी होती है कि इसको हमने एक्चुअल में हेड मान लिया देश का? प्राइम मिनिस्टर के पास में कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जिसके कारण से हम इसको एक्चुअल हेड मानते हैं देश का? एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज द वाइड रेंज ऑफ पावर। इतनी टाइप की पावर इनके पास में होती है कि क्या ही बताएं भाई साहब। कैबिनेट की मीटिंग्स लेंगे, मीटिंग्स मतलब कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या इनके बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि देखो मैं बहुत बार इसका एग्जांपल देता हूं, तुम इसको समझना है ना। ये एक रोड है, ऐसी कैसी रोड है, सीधी होनी चाहिए थी बट एक रोड है, समझ लो। चलो रोड बना देते हैं। तो ये बन गई रोड, ये बन गई भैया रोड, ठीक है, ये बना दी हमने एक रोड। अब क्या होता है, इस रोड के बीच में ये रोड बन गई, इस रोड के बीच में क्या हुआ, ये पीडब्ल्यूडी का काम है। पीडब्ल्यूडी का काम है कि वो यहां पर रोड बनाए, देश के अंदर सड़क वड़क अच्छे से बननी चाहिए। अब क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग है, वाटर डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग है। तो हुआ क्या, पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल नई नवेली रोड बनाई। अब सुनो क्या होता है आगे। वाटर डिपार्टमेंट को याद आया कि अरे भाई हमें तो पानी की लाइन बिछानी है, तो इन्होंने क्या किया, रोड के साइड से खड्डा खोदना शुरू कर दिया। ये लो भाई खड्डा खोद देते हैं, और ये खोद दिया हमने खड्डा। ये तो बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये कर दिया हमने, खड्डा खोद दिया। ये लो भाई रोड का कर दिया हमने उद्घाटन। चलो भाई हर तरफ मड हो गया, ये नई नई रोड थी, अच्छी खासी हो गई। फिर पीडब्ल्यूडी को याद, मतलब पीडब्ल्यूडी फिर से इनको याद आया कि भैया हमें क्या करना है, वेट रोड टूट गई है, वाटर लाइन बिछी है, तो अब बिछ गई है, चलो वापस से बना देते हैं। तो पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, वाटर लाइन वापस से बना दी। लो भाई वाटर लाइन बिछाने के बाद सड़क बना दी दोबारा से। लो भाई सड़क बन गई, सड़क बन गई वापस से। ये लो, ओहो ये तो नहीं हटेगी। चलो तो सड़क बन गई है दोबारा से। ये लो सड़क भी बन गई, वापस से बन गई सड़क, ताजा ताजा, सही सही। अब इनको वापस से याद आया, किनको, अब एक नया डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उनको याद आया कि हमें पोल्स जो है ना उन सबको हटाना है, और वापस से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है वो अंडरग्राउंड करनी है, तो वापस से रोड खुदेगी। तो ऐसे में सरकार का बहुत बार खर्चा होता है। तो क्या करती है सरकार, उसके लिए जो हेड है, जो मिनिस्टर है। अब देखो सभी ने कहा, आपने कहा सर कि कोई भी किसी के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो देखो ना तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ने वाटर डिपार्टमेंट के बीच में, और ना ही पीडब्ल्यूडी के बीच में इंटरफेयर किया। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन ये काम मेजरली किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है, दैट ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेशन वर्क। जो भी कोऑर्डिनेशन वर्क है, इसका जो मेन टास्क है, जो भी काम है, वो कौन करेगा, वो करेगा यहां पे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया, कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। अब चलो भाई प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया कोऑर्डिनेशन का काम, तो ये वाला भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखो क्या क्या कर रहा है वो सबसे पहले तो मीटिंग्स वगैरह लेगा, वो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। साथ ही वो सुपरवाइज करेगा कि कौन सा मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर गलत पाया जाता है तो ही विल चेंज द मिनिस्टर। इसी ने तो एडवाइस किया था, तो प्रेसिडेंट को कह के हटा भी तो यही सकता है ना, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिर इसके बाद में लीडरशिप भी यही करता है सबका, हर मिनिस्ट्री का ये लीडरशिप करेगा। प्राइम मिनिस्टर अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और कई बार दिए हुए काम को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है दूसरे मिनिस्टर में। ये तो कई बार मिनिस्टर को डिसमिस भी कर देता है और कई दूसरे मिनिस्टर्स भी लेकर आ जाता है, कई बार चेंज भी कर देता है मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के। सब इन्हीं के हाथ की माया है भैया। इसीलिए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पूरे तरीके से मिनिस्ट्री संभालता है, पूरी मिनिस्ट्री इसी के पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में ही। तो प्राइम मिनिस्टर देखा जाए ना तो बहुत ही तगड़ी चीज होती है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज द एक्चुअल में जो एक्चुअल हेड है वो यही है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की पावर को थोड़ा सा और मैं अगर समझाऊं तो पार्लियामेंट में ये बिल्कुल हेड होता है। चाहे आप इस चीज को ऐसे समझें कि सारे मेजरली जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू जब अपॉइंट किया गया है, उनके थ्रू इलेक्टेड किए गए लोग हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यही पर्सन होगा जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी। तो जो छोटे मोटे मुद्दे हैं ना जिसमें हमें केवल 1/2 मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो आसानी से इसको मिल जाता है। द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक
democracies of the world have the increased so much in the recent decades that parliament democracies are sometimes the seen as the prime minister form of the government. देखो कितनी बड़ी बात कही कि प्राइम मिनिस्टर के पास में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम एटलीस्ट 50% तो सपोर्ट होता ही है, तो आजकल तो हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी बड़ी हुई दिखाई गई है कि इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आजकल प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाने लगा है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री वाले को हमने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में या प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उसको कंसीडर करना शुरू किया, मतलब कहना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के पास में ज्यादा पावर एग्जिस्ट करती है, होती है। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है कैबिनेट को, पार्लियामेंट को अपनी पार्टी के हिसाब से या अपनी पार्टी के बिहाफ पे, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज्यादा मेजॉरिटी गेन होती है, उसका जो हेड होता है उसी को आप प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर आपने चुना है, ऑफ कोर्स इसके पास एटलीस्ट इतना तो सपोर्ट है ही, और जितने भी बिल्स होते हैं उन बिल्स को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना आपको केवल 50% इतना ही चाहिए होता है, या 1/2 बस इतना ही चाहिए होता है। स्पेशल केसेस में 2/3 होता है, बट आजकल तो कंडीशन जैसे हमने देखा है ट्रेंड, आसानी से 2/3 भी बीजेपी को लास्ट टाइम मिली थी। 2019 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी तो आसानी से मिल गई थी। इंदिरा गांधी जी के बाद में नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको इस तरह की मेजॉरिटी मिली है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये आपका टास्क होता है, परफॉर्मेंस होती है, एंड ये पावर उसके पास में होती है जिसको वो इंजॉय करता है इंडिविजुअली। कौन सी प्रॉब्लम से जो प्राइम मिनिस्टर फेस करते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट में? बट तो कॉलिजन गवर्नमेंट क्या है ये तो बताओ सर, आपने तो बताया नहीं, आप तो ये बता रहे हो प्रॉब्लम क्या होती है, कॉलिजन गवर्नमेंट तो पता ही नहीं है हमें। अच्छा सुनो भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो लोकसभा है, अब देखो ऐसे मान के चलो कि लोकसभा में टोटल सीट कितनी, मैक्सिमम तो 552 है, और प्रेजेंटली देखा जाए तो 545 है ना। तो 545 सीट्स हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट आपके पास में 50% सीट्स आना जरूरी है, कम से कम 50% से ज्यादा, 50% + 1 कह सकते हो आप। इतनी आ गई तो मेजॉरिटी में आप आ गए। तो ऐसे में ऐसे कर लो, अदरवाइज तुम बोलोगे सन कंफ्यूजन है। अब समझो कई बार ये 50% नहीं आ पाती है, तो मैंने कहा जैसे इमेजिन कीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो इसको मिले 40%, इसको मिला 30%, इसको मिला 10%, कितना हो गया, ये 20 वाला हो गया भाई। ठीक है, 40, 30, 10 और 20% इनको वोट मिले। अब सरकार तो बना ही नहीं पा रही है, मेजॉरिटी तो इनको मिली ही नहीं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये 40% वाले जो हैं इनके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, बट ऐसा नहीं हो सकता। वोट्स जब काउंट करते हैं, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, सुनना अच्छे से ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। जब वोट होते हैं ना, जब वोट्स का कैलकुलेशन आप करते हो, तो इसमें तो ये बंदा जीता हुआ माना जाएगा, इसमें 50% वाला किस्सा नहीं होता। ठीक है, जितने भी वोट्स मिले उसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, तो ए को मिले, तो भैया ये मिनिस्टर बन गया। लेकिन जब हम पार्लियामेंट में बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको ये वाली शर्त पूरी करनी जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, 50%। अब यहां रोल आता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट महाशय या महोदय अब पहले क्या करेंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में ज्यादा सीट्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, पहले अपने पास में बुलाएंगे ए को। तो प्रेसिडेंट के पास में कौन गया, टपक 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 ए पहुंच गया, और ए को कहेंगे भैया देखो इतना ही तारीख तक का हमको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में प्रूव कर दो। तो भैया ए अप्रोच करेगा, देखो इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अप्रोच करेगा सी को और डी को। सी को अकेला भी कर लेगा तब भी इसके पास तो 10% ही है, काम तो चलेगा ही नहीं। तो पहले तो वो कोशिश करेगा डी के लोगों को अपने साथ में करने की। ठीक है, डी मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कुछ तो मानेंगे, वो सी को भी अप्रोच करेगा, कुल मिला के इतना आ जाए उसके पास। बी अगर ये अप्रूव नहीं कर पाता, मतलब अप्रोच नहीं कर पाता, अपने साथ में फेथ में नहीं लेकर आ पाता है, तो नेक्स्ट टाइम पर कौन जाएगा, बी जाएगा। तो बी जब पहुंचा सी और डी के पास में, तो जिस भी पर्सन के पास में, मतलब जिसको भी इनका सपोर्ट मिल जाएगा और जो 50% + 1 सीट वाला कंडीशन कंप्लीट कर देंगे, तो वो बना लेंगे अपनी सरकार, मतलब प्राइम मिनिस्टर
उनका ही बनेगा। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, जो मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है, कुछ दूसरी है, और मिलकर के जब वो अपनी कोई सरकार बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है कॉलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, कॉलिजन गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं गठबंधन की सरकार। आपने अलग अलग लोगों से गांठ बांध ली और फिर अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे पहले तो क्या होता था, लोग पहले तो हाँ कह देते थे, बाद में मना कर देते, भैया नहीं देंगे साथ तुम्हारा। तो क्या हुआ उस टाइम पर, फिर बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने अपने पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर लिए और कह दिया भैया ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारी है। जिसको जब भी इलेक्शंस आप देखते होंगे तो वहां पर आपको दो नाम सुनने में आते होंगे, दो तरीके से दिखाते होंगे ना, वो ऐसे दिखाते होंगे, बीजेपी प्लस, बीजेपी प्लस, और एक होता है कांग्रेस प्लस, कांग्रेस प्लस। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाला जो कंसेप्ट है, ये प्लस वाला कंसेप्ट क्या है, बीजेपी और इसकी अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और इनकी अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज। बीजेपी की अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज का नाम और कांग्रेस की अलायंस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, बताओ, पता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं पता, चलो इसको तो कहते हैं आप एनडीए और इसको कहते हैं यूपीए। इसका फुल फॉर्म तो बता दो, इतना तो पता होगा, पढ़ाया पॉलिटिकल पार्टीज वाले में। अच्छा आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे आप, कोई बात नहीं, पता करके बताना मुझे। अच्छा ये भी बताना सबसे पहली बार कॉलिजन कौन सी गवर्नमेंट के लिए हुआ था, इस गवर्नमेंट के लिए कि इस गवर्नमेंट के लिए, ये आपका टास्क है, होमवर्क है, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसको आप क्लास 10th के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में। तो प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है प्राइम मिनिस्टर इस तरह की गवर्नमेंट के अंदर, तो सबसे पहली चीज तो ये है, सोचो जिन्होंने उसको मेजॉरिटी दे रखी है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर को ही कहेंगे ना कि भैया देख तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी और तेरे को मेरे को मिनिस्टर वाला पोस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं मेरा मेजॉरिटी या जो मेरा सपोर्ट है तेरे से हटा लूंगा मैं। तो इस तरह का सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। नेहरू जी वो पहले व्यक्ति थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके पास में नॉमरस अथॉरिटीज ही हैज इन्फ्लुएंस्ड और ही हैज गेन। इंदिरा गांधी जी भी ऐसी पावरफुल थी, लेकिन उनका कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि दिक्कत होने लगी, जब इलेक्शंस आने लगे उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी उन्होंने उसका साथ देना छोड़ दिया था इंदिरा गांधी जी का। रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो कॉलिजन पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा, मतलब कॉलिजन गवर्नमेंट काफी ज्यादा बार देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है कॉलिजन गवर्नमेंट का, वो खुद इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं ले पाता, उसको एक तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है जो भी उसकी सपोर्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस पर। कई बार ऐसा होता है, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग फैक्शंस दे हैव फेस्ड, कई बार एक नाराज हो रहा है तो उसको मनाया जा रहा है, कई बार एक नाराज हो रहा है, तो ऐसे में कभी भी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन नहीं ले पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो, या जैसे मैंने कहा कि ए के पास में 40 थे, बी के पास में 30 थे, और रेस्ट जो भी लोग थे उनको ए और बी ने मिलकर के अपनी तरफ करने की कोशिश की, ए जीत गया, ए ने सरकार बना ली। बाद में सरकार बनने के बाद में क्या हुआ, बी ने उन लोगों में से अपनी तरफ कुछ मिला लिया और इनकी सरकार को गिरा दिया। ऐसा बहुत बार देखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है। तो आप अगर सिंपल सी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाता। मैंने बात की कैबिनेट मिनिस्टर में, उसको फिर अपने लोगों को नहीं रखना, वो अपने मनपसंद से अपने लोग नहीं रख सकता, उनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया उसको अब मिनिस्ट्री देनी पड़ती है अलग अलग, क्योंकि उसी लालच के अंदर वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइम मिनिस्टर बंद जाता है, फिर वो अपने हिसाब से पॉलिसीज नहीं बना सकता, उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नजरिए को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है प्रेसिडेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नाम ऑलरेडी तुम सुन चुके हो, प्रेसिडेंट 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 पोस्ट है, और एक्चुअल में देखा जाए तो पोस्ट जो है वो भारत की सबसे ऊंची पोस्ट है। इसको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, मतलब इस पोस्ट को, और इसको नहीं, इनको, है ना, क्योंकि इनको रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। इनकी जो फैमिली होती है उन्हीं को फर्स्ट फैमिली ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो याद रखना, फर्स्ट लेडी किसको कहा जाएगा नेशन का, द फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन इज, जो इनकी वाइफ होगी उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन, और ही इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मैन ऑफ द नेशन, ठीक है। ये होंगे देश के लिए, और जो फर्स्ट है ऑब्वियसली सबसे ऊपर वही है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ सबसे ऊपर, बट क्योंकि लिविंग नहीं है ना वो, इसलिए। तो प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट का हेड होता है, किसी भी स्टेट का मतलब कंट्री का हेड होता है। उनके पास में
नॉमिनल पावर होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी होती है पहले तो 3 ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ठीक है, ऐसे समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर दी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन लोगों को। अब इनमें भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यहां पे प्राइम मिनिस्टर को दे दी, यहां पे गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं गवर्नमेंट में, उन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी। जुडिशरी में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने पैरेलल कोर्ट्स में। तो यहां पर वो अपनी पावर को बहुत ही नॉर्मली यूज करता है। प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है कि पूरे कंट्री में क्या चल रहा है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होगा कि क्या सरकार अच्छे से काम कर रही है, क्या पार्लियामेंट अच्छे से काम कर रही है, क्या लेजिस्लेचर अच्छे से काम कर रहा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स। इसके बाद में वो देश के अंदर हार्मनी बनाए रखने की कोशिश करता है, देश में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है और डेवलपमेंट का हमेशा उसका एजेंडा होता है कि डेवलपमेंट होता रहे और शांति से होता रहे, क्लैशेस कभी ना हो। अब बात यह है कि ये प्रेसिडेंट बनेगा कौन, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? तो प्रेसिडेंट तो भैया कोई भी बन सकता है। कोई भी मतलब कैसे? कुछ शर्तें हैं, तुम पूरी कर दो तो प्रेसिडेंट तुम भी बन सकते हो। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है कि आप अगर हम लोकसभा की बात करें, अच्छा एक चीज तो मैंने बताई नहीं तुम्हें, चलो बताता हूं अभी, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं भैया। देखो, चलो इसको देखो एक बार। मैंने कहा लोकसभा और लोकसभा के अंदर जिन लोगों को हमने अपॉइंट करा था उनका क्वालिफिकेशन क्या था। तो तुमने कहा मुझे कि सर वो कम से कम 25 साल के होने चाहिए थे, 25 ईयर के कम से कम होने चाहिए थे, किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट, है ना, ऐसे कर देते हैं, प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होने चाहिए और इसके अलावा बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, मतलब किसी का पैसा खा के भगने वाले नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, क्राइम उन्होंने नहीं किया वो होना चाहिए, तो वो क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, है ना। ये सारी बेसिक चीजें थी। तो अगर मैं कहूं कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम एज उसकी क्या होगी? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सर आपने प्राइम मिनिस्टर का तो बताया ही नहीं, बट भाई मैंने तुम्हें लोकसभा का तो बताया था ना। तो लोकसभा के अंदर ही तो होता है प्राइम मिनिस्टर, तो पहले उसको लोकसभा मेंबर बनना पड़ेगा तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? 25 साल। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना चाहिए, ये बात तो तुम समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर बात मैं प्रेसिडेंट की कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें कम से कम 35 साल का होना जरूरी है, प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये तो बात कॉमन है, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, वो तो सबके लिए ही है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के लिए वो 30 साल होती है एज, याद रखना ना, 30 साल। ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये हो गया आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और है जो इसको इन क्वालिफिकेशन से अलग करती है, मतलब आई मीन टू से प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस को अलग करती है, और वो है कि प्रेसिडेंट मस्ट नॉट बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ही मस्ट नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है, अगर ऑलरेडी वो किसी का पार्ट रहा हुआ है, तो उसको पहले नॉमिनेशन देने से पहले ही, अपना नाम इलेक्शंस में देने से पहले ही रिजाइन करना पड़ेगा उस पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा अगर, तो वो बायस हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जिस पोस्ट पे वो है उस पोस्ट पे बायस होना बनता ही नहीं है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, उनकी कम से कम एज 35 साल होनी चाहिए। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो भी प्रीवियसली गवर्नर की पोस्ट पे होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, या वही लोग आगे चल करके, आप ऐसे कह सकते हो, आगे चल के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो या फिर इनके पहले हमारे प्रणब मुखर्जी हो, ठीक है। हालांकि बताऊं एक बात और, राज की बात बताऊं, ये लोग ऑलरेडी ये बात मान के चलना, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको प्रेसिडेंट बना देती है, क्योंकि उनके पास में वोटिंग पावर ज्यादा होती है, अभी हम देखेंगे। तो रामनाथ कोविंद जी प्रीवियसली अगर हम देखें तो रामनाथ कोविंद जी बीजेपी के थे, और उसके पहले मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, 10 साल तक रहे थे वो।
तो उस टाइम जो भी गवर्नमेंट आए, मतलब जो भी प्रेसिडेंट आए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आई थी, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी आए थे, तो वो कौन थे? वो कांग्रेस के थे दोनों, ये याद रखना आप, ठीक है। गुप्त बात थी, बता दी मैंने तुम्हें। अब देखो, बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को कभी भी डायरेक्टली लोगों के थ्रू अपॉइंट नहीं किया जाता, इलेक्ट नहीं किया जाता, मतलब लोग उनके लिए वोट नहीं करते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं? जितने भी एमपी हैं भारत में, राज्यसभा मेंबर और लोकसभा मेंबर, जितने भी एमएलए हैं भारत में, जितने भी एमएलए, जितने भी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन सभी के लोग, वो लोग मिलकर के वोट डालेंगे किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होता है और जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है इलेक्शंस में, वो जीत जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और मतलब जो सीक्रेट बैलेट होता है उसके थ्रू होता है। इसके अलावा एक मिनिमम कोटा, ठीक है, मिनिमम कोटा वाला कंसेप्ट है, वो इनको पूरा करना होता है। मिनिमम कोटा क्या होता है वो समझना। जैसे इमेजिन कीजिए, यहां पर ऐसा होगा, जैसे एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर सबका नाम होगा, उसमें आप पहले प्रायोरिटी देंगे, मेरी पहली प्रायोरिटी इस व्यक्ति को है, दूसरी प्रायोरिटी इस व्यक्ति को है, तीसरी प्रायोरिटी इस व्यक्ति को है, चौथी प्रायोरिटी इस व्यक्ति को है, ठीक है। मतलब हर पर्सन के लिए आपकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होगी, और जो प्रायोरिटी आपने रखी है, जिस प्रायोरिटी के हिसाब से आपने वोट डाला है, उसके हिसाब से आप फिर ये देखेंगे कि सबसे कम किसको और सबसे ज्यादा किसको वोट मिला है। यहां पर हर एक पर्सन की वोट वैल्यू होती है। अभी तक हम देखें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैं नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि यहां पर हर एक पर्सन की वोट वैल्यू अलग होगी। अगर कोई एमपी है तो उसका वोट का जो वैल्यू होगा, काउंट होगा, वो ज्यादा होगा क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया से कवर करता हुआ आ रहा है, और कोई एमएलए होगा तो उसका वोट वैल्यू कम होगा। प्राइम मिनिस्टर का वोट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो पूरे नेशन का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब पूरे नेशन का मिनिस्टर है वो। इसीलिए यह माना जाता है कि जिस भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर ने वोट दे दिया, ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मिनिमम कोटा वाला कंसेप्ट याद रखें कि इसमें हर एक पर्सन का वोट वैल्यू अलग होगा, और हर एक पर्सन हर एक व्यक्ति के लिए वोट डालेगा, और उसमें से सबसे कम और सबसे ज्यादा इसको मिलता है, सबसे कम वाला हट जाएगा, सबसे ज्यादा वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं इसके बारे में बात करूं नेक्स्टली, तो पहले तो ये चीज तुम्हें समझना जरूरी है कि एमपी और एमएलए, ये दो पर्सन मिलके वोट डालेंगे, जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे दे विल बी मतलब दे विल गेट द मेजॉरिटी एंड दे विल ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। प्रेसिडेंट कभी भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। इवन आप तो है ना, ये भी देख के चलना, कभी भी उनका नाम भी ऐसे नहीं आएगा कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये व्यक्ति नॉमिनेटेड हुए। इतना सीक्रेट होता है, हमें पता ही नहीं चलता, आम जनता को तो पता ही नहीं चलता। ये पता चलता है वो होंगे हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन नेवर बी क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। मतलब वो कभी ये नहीं कह सकता, प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलता है ना कि भैया तुम मुझे वोट देना, प्रेसिडेंट कभी नहीं कह सकता ये चीज। ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वो नॉमिनेशन हो वो करेक्ट मैनर में हो, एग्जीक्यूशन उनका सही तरीके से हो, और मैंने उसका एक पूरा प्रोसीजर आपको सही तरीके से बता ही दिया। अगर मैं इनकी पावर के बारे में बात करूं तो भैया अथाह पावर है। अथाह पावर मतलब तीनों ही डिपार्टमेंट में इनके पास में पावर है। चाहे लेजिस्लेचर की बात कर लूं, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात कर लूं, चाहे जुडिशरी की बात कर लूं, सबसे ज्यादा पावर अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो वो प्रेसिडेंट है देश के अंदर। तो ये तो व्यक्ति ऐसे है, इन्होंने कह दिया भैया कल से इमरजेंसी है तो इमरजेंसी है। अगर किसी का मर्डर भी कर दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट अगर किसी को डायरेक्टली शूट भी कर दे, तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास में ये अधिकार नहीं होता कि उनको पकड़ के वो ले जाएं। क्यों? क्योंकि आर्मी उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, तो इनको कभी भी कोई टीज नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया तो लेट गो हो गया, नहीं। उस व्यक्ति को पहले पोस्ट से हटाया जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, फिर उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। ये बात मान के चलें। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। गवर्नमेंट को यह माना जाता है कि गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही लिए जा रहे हैं। जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी डिस्कशन है, डिसीजंस हैं, ऑल द टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वो किसके नाम पर होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होंगे वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको भी कौन? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथ दिलाएंगे, और तुम ये बात जानते हो जो व्यक्ति जिसको ऑथ दिलाता है निकालने का काम भी उसी का होता है।
जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड द हाई कोर्ट जजेस, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर ऑफ द एनी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के जो भी एम्बेसडर होंगे, या आईएएस जो भी होंगे, जो आईपीएस जो भी होंगे, ये सारे के सारे अपॉइंटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इन लोगों को अपॉइंट करेंगे। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एनी डिफेंस फोर्स लाइक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। तीनों के ही हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद में वो अपनी पावर दे देते हैं जो भी हमारे यहां पे जो भी सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं या हेड होते हैं उनको। बाकी तीनों इन्हीं के अंडर में काम करती हैं, मतलब इन्हीं के लिए है सब कुछ जो है, ठीक है। और प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं पावर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं अगर कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उनको। सोचिए अगर किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता है सारी चीजें कि कितने हमारे पास वेपन है, कितना क्या है? नहीं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के पास दे दी होती है अपनी पावर, प्राइम मिनिस्टर के पास में, प्राइम मिनिस्टर से डिफेंस मिनिस्टर के पास में। तो कभी भी जब इमरजेंसी लग जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, फिर वो उनके साथ में बैठ करके आर्मी चीफ्स को बुलाया जाएगा कि भैया आप बताओ क्या करना है। गवर्नमेंट तोड़ चुकी होती है, इमरजेंसी लग चुकी होती है उस टाइम पर, तो प्रेसिडेंट के पास में चली जाती है सारी पावर, और एक्चुअल में उन्हीं के पास में होती है, क्योंकि ही इज द कमांडर इन चीफ, हेड है वो तीनों सेनाओं का। कोई भी बिल जो पास होता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा वो लॉ नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया प्रोसीजर, बिल के बाद में लॉ। तो अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है बिल पर तो वो लॉ नहीं बनता है। प्रेसिडेंट, याद रखें, प्रेसिडेंट चाहे अगर तो उस बिल को रोक सकते हैं, बट हां उनकी भी बैरियर्स हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रेसिडेंट चाहे तो सेकंड टाइम बिल को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, बट अगली बार तो उनको पास करना होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी कॉलिजन बनाती है तो मेजॉरिटी किसके पास जाएगी, कौन अपनी सरकार बनाए, ये प्रेसिडेंट ही एडवाइस करते हैं, उनको बुलाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि भैया तुम आओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। तो प्रेसिडेंट का ही काम होता है। और हां, सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रेसिडेंट का तब सामने आता है जब प्रेसिडेंट, मतलब कंट्री के अंदर कहीं पर भी इमरजेंसी लग जाती है। तो इमरजेंसी के टाइम पर सारे सिविल राइट्स खत्म हो जाते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं और प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। प्रेसिडेंट रूल में इनका एक्चुअल में आपका जो पावर है एग्जीक्यूशन का, गवर्नमेंट नहीं होती उस टाइम पर, सारी पावर इनके अंडर में होती है। फिर तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट बनाना, नई नई मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट डिसाइड करना एंड ऑल सच, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। तो प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे देश के लिए, एंड कैरेक्टर नहीं है, हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और अगर प्रेसिडेंट हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर भाषा होगी तो वो प्रेसिडेंट ही होंगे। याद रखें आप कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद से नहीं बोल सकता, लेकिन उसको जो एक्चुअल में हमारे देश में एप्लीकेबल कर सकते हैं वो केवल प्रेसिडेंट है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर गलत हो, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट बी, ठीक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो, और ये हमने इन सब चीज़ों के थ्रू समझ लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने एग्जीक्यूटिव्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर होती है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम जुडिशरी को, कि जुडिशरी का क्या रोल है और कैसे वो इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।